हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्लाइसिंग साइंस। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को। इससे पहली वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम द सेल थ्योरी, सेल के फंक्शन और एनिमल और प्लांट सेल को ईजी वे में ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ साथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी यूज होने लगा, जिसके बाद 1831 में स्कॉटिश एक बोटनिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने ऑर्किड फ्लावर की सेल को ऑब्जर्व किया और पाया कि इसके बीच में एक ओपेक एरिया है इस सेल के बीच में, जिसे उन्होंने बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया। अब इस न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने ये भी क्लेम किया कि ये स्टोरेज हाउस होता है। किसका स्टोरेज हाउस होता है? हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन का। जो हमारी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है वो उन्होंने कहा कि ये सारा न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है। इसके बाद में 1838, 1839 और 1855 में स्लाइडन, स्वान और विर्कोव ने भी अपने विचार रखे सेल के बारे में ही, जिनको क्यूमुलेटिव हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। उन्हें ही हम कहते हैं कि ये सेल थ्योरी उन्होंने दी। इस सेल थ्योरी में क्या था? उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। या तो वो एक सेल से मिलकर बने होंगे या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होंगे। एक सेल मतलब अमीबा, और ज़्यादा सेल जैसे हम ह्यूमन बॉडी को देखेंगे कि इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल पाई जाती हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। विर्कोव ने क्या बताया 1855 में कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही मिलकर बनी हुई है। इसे ही अगर हम तीनों लाइनों को एक साथ लिख देंगे तो इसे ही बोला जाएगा कि ये एक सेल थ्योरी है। जब हमने सेल थ्योरी में पढ़ा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जब सेल थ्योरी में हमने पढ़ा कि या तो वो एक सेल से मिलकर बना होगा या फिर वो मोर देन वन से मिलकर बना होगा। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है कि यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब वन, सेलुलर का मतलब सेल, तो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स को बोला गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स थी उनको बोला गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर जैसे पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया और यीस्ट। मल्टीसेलुलर जैसे प्लांट्स, ह्यूमंस और एनिमल्स। लेकिन एक में हमने अभी पढ़ा कि ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वैसे ही हम इसमें देखेंगे कि ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। पहले वो एक सिंगल सेल होगी जिसको डिवाइड कर दिया गया होगा, वो अलग अलग टुकड़ों में बट गई। उस सेल के फिर दोबारा से और भी टुकड़े हुए और भी विभाजन हुआ। इन्हीं विभाजन को मिलाकर ये जो सेल बना ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। अब अगर हम ध्यान से देखें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही सेल है और मल्टी सेलुलर में एक से ज़्यादा सेल हैं, तो काम बांटने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? यूनिसेलुलर में तो काम बांटने की ज़रूरत है ही नहीं। अब मान लो एक क्लास में एक टीचर है, एक ही टीचर पढ़ाएगा सुबह से लेकर शाम तक। उसको हिंदी भी पढ़ाना है, इंग्लिश भी पढ़ाना है, एसएसटी भी पढ़ाना है, मैथ भी पढ़ाना है, तो काम को बांटने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर है, अगर आपके पास में 8 सब्जेक्ट हैं और 8 टीचर्स हैं, तो उन 8 टीचर्स में आपके सब्जेक्ट्स को बांटा जाएगा, डिवाइड किया जाएगा कि आपको इनको मैथ पढ़ाना है, ये सर आपको साइंस पढ़ाएंगे, ये मैडम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी। तो जो भी आपको डिवाइड किया गया इसमें, यूनिसेलुलर में हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मल्टी सेलुलर में हमें लेबर को डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम क्योंकि अलग अलग ड्यूटीज मल्टी सेलुलर में हैं, तो हम डिवीजन ऑफ लेबर की जब बात करने वाले हैं तो वो हम केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के परस्पेक्टिव से ही पढ़ने वाले हैं। अब सेल्स में क्या सबसे पहले हम देखेंगे कि केवल अकेली सेल्स तो काम नहीं कर पाती। अब क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, और बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो काम भी बड़ा होगा। अब एक सेल से वो काम निपटता नहीं, इसलिए कई सारी सेल काम में लगी हुई है। अब ऑर्गेनिज्म भी एक तरह के नहीं होते, अलग अलग के लाखों करोड़ों स्पीसीज होते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो सब ऑर्गेनिज्म अपना अपना काम करने लग रहे हैं। अब अगर एक ऑर्गेनिज्म, अगर हम ह्यूमन बॉडी ले लें, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स हैं। आँखें हैं, कान हैं, नाक है, हमारा हार्ट है, ब्रेन है, तो कितनी सारी चीज़ें हमारे एक ही बॉडी के अंदर है। अब बॉडी के सिस्टम में अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया कि हार्ट क्या काम करने वाला है, ब्रेन क्या काम करने वाला है। अब हम इसको और स्लाइस करें और इसके अंदर जाएं,
तो अगर हम अकेले एक नर्व सेल के अंदर चले जाते हैं कि नर्व सेल क्या काम करती है। नर्व सेल जो इम्पल्सेस होते हैं, हम कहीं पर कुछ टच करते हैं, कहीं पर हमें गर्म ठंडा कुछ भी पता लगाना है तो हमारी सेंस कर लेती है हमारी बॉडी, हमारे दिमाग को पता लग जाता है कि भाई यहाँ पर गर्म है या यहाँ पर ठंडा है। तो वो सारा का सारा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। वो टिश्यू, उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स, इसमें बढ़ता बढ़ता चला गया और सारे काम लास्ट में जाकर सेल के पास पहुंच जाते हैं। तो हम अगर बेसिक यूनिट की बात करें तो सेल, फिर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, नीचे से लेकर ऊपर तक काम को डिवाइड कर दिया गया है। और इसी हिसाब से हम ये पढ़ने वाले हैं कि सेल ही बेसिक यूनिट है, तो हमें सेल के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है। अब सेल के बारे में हमें पढ़ना है तो हम एक बार शेप और साइज के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या इनकी सब की शेप और साइज सेम रहती है। हम अगर एनिमल सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, तो उनका स्ट्रक्चर तो समझ में आएगा कि अलग अलग है। लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में बात करें तो यूनिसेलुलर काम, क्योंकि अकेले को ही सारा काम करना है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। ऐसे ही अगर आप समझेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम जो सेल्स होती हैं, जैसे मसल सेल्स हैं, हमारी मसल सेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि उनको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, उनका काम ही वही है, फंक्शन वही है। लेकिन नर्व सेल है जो हमारे शरीर के अंदर है, वो बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है, वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए नर्व सेल फिक्स्ड शेप में है लेकिन मसल सेल फ्लेक्सिबल शेप में है। और ऐसे ही अमीबा की जो सेल होती हैं वो भी फ्लेक्सिबल शेप में है। अब अमीबा का क्या फंक्शन था, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि भाई उसको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ी। अब अगर इसको खाना खाना है तो खाना खाने के लिए इसके पास मुंह तो है नहीं, अब कहाँ से खाएगा खाना। तो इसकी ये जो मेम्ब्रेन है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। ये पहले अपने इस मेम्ब्रेन को इस फूड के पास लेकर जाएगा, उसके बाद में इसको एनगल्फ कर लेगा, अपने अंदर ही ले लेगा। अब अंदर लेने के बाद में मान लो अगली बार फूड इधर है तो ये इस तरफ बढ़ लेगा, अगली बार फूड इधर दिखा तो इस तरफ बढ़ लेगा। इसी में पोर्स होते हैं तो इसको एक्सक्रीशन भी यहाँ से भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। तो यही चीज़ें यहाँ इसको ज़रूरत थी, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल दिया गया। और जहाँ ज़रूरत नहीं है जिस सेल को, उस सेल की शेप को फिक्स्ड रखा गया है। तो कुछ सेल में याद रखें कि फिक्स्ड शेप होती है, जैसे कि अपने नर्व सेल्स। और अगर कुछ शेप की बात करें जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो आप अपनी मसल सेल्स का भी यूज कर सकते हैं और अपनी अमीबा का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब क्योंकि हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, शेप और साइज हमने देख लिया है, तो क्या हर सेल की जो शेप है वो सेम रहेगी या फिर उनकी शेप बदलती रहेगी? जो फिक्स्ड हैं उनकी भी क्या स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। ये सेल जो है ये एनिमल सेल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो फिगर है ये प्लांट सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैंने एनिमल सेल बोला है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी एनिमल होंगे, एनिमल कोई भी हो, उन एनिमल्स के अंदर समहाउ इसी प्रकार की शेप रहने वाली है। और जितने भी प्लांट होंगे उनका बाहर की शेप अलग हो सकती है, उनका साइज अलग हो सकता है, कोई छोटा पौधा हो सकता है, कोई बड़ा पौधा हो सकता है, लेकिन अगर हम उसकी सेल को देखेंगे, उसकी सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ इसी तरह की सेल देखने को मिलने वाली है। तो स्ट्रक्चर जो होता है सेल का वो समहाउ एनिमल्स के अंदर एक तरह का पाया जाता है और प्लांट्स के अंदर एक तरह का पाया जाता है। और अब ये एक बार जल्दी से हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को अपने हाथ से ड्रॉ करके देखें। सबसे पहले हम प्लांट सेल बना रहे हैं और प्लांट सेल में आउटर मेम्ब्रेन की जब अगर बात करेंगे तो हम इसमें सेल वॉल का जिक्र करेंगे। इसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसके साइमल्टेनियसली मैं एनिमल सेल भी साथ साथ बना रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ें दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट है और कौन सी नहीं है। तो एनिमल सेल का अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। अब इसमें एक मेम्ब्रेन बनाई है, इसमें दो। तो ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसे बोला गया है सेल वॉल। अब ध्यान रखें कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मिलता है, दोनों के ही अंदर ये मिलता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके बाद में डायरेक्ट बना दें इसके बीच में न्यूक्लियस। अब इसका भी न्यूक्लियस बना दें और बीच में यहाँ लिख दें न्यूक्लियस, यहाँ भी लिख दें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आप इस तरह का बनाएंगे, एच टाइप एक स्ट्रक्चर बना लें
इस एच टाइप स्ट्रक्चर का नाम दे दें ER। ER की फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ER के ऊपर ही आपको बनाना है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस में H बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर बना दें, 2 या 3, बस रिप्रेजेंट ही करना है हमें। और यहाँ इनके बीच में नाम लिख दें गोल्जी अपैरेटस। इनका काम क्या है वो हम इंडिविजुअली आगे देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप अपना कंसंट्रेट करें कि कैसे बनाएं। इसके नीचे यहाँ पर आप माइटोकॉन्ड्रिया बना दें। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है और ये प्लांट का पावर हाउस होता है। ऐसा नहीं है कि एक एक ही होता है, ये अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। अब आप यहाँ भी बना सकते हैं यही माइटोकॉन्ड्रियाई। इसको मैंने यहाँ ले दिया नाम माइटोकॉन्ड्रिया, यही नाम लिख दें माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके अंदर, ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है इनके स्ट्रक्चर में। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। अब इसके बाद थोड़ी सी आप यहाँ पर वैक्यूल बना दें। प्लांट सेल का वैक्यूल थोड़ा सा बड़ा होता है और एनिमल सेल का वैक्यूल थोड़ा छोटा होता है। कहीं कहीं आप राइबोसोम भी बना सकते हैं, राइबोसोम। और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे लाइजोसोम भी होता है। चलो लाइजोसोम भी बना ही देते हैं। लाइजोसोम ऐसे ऐसे डॉट बना दो लाइजोसोम के। इंडिविजुअली देखेंगे इनका काम कि इनका फंक्शन होता क्या है सेल के अंदर। अब आप देखें कि ऑर्गन्स कितने बड़े दिखते हैं और इन ऑर्गन्स के अंदर कितने सारे टिश्यू होते हैं और उन टिश्यू में सेल कितनी छोटी होती है कि हम उनको अपनी आंखों से देख ही नहीं पाते। लेकिन उस जिस छोटी सी सेल को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उसके अंदर भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो उसको लिविंग बनाती हैं। अगर इनमें कोई चीज़ नहीं हो तो वो डेड हो जाएगी, उससे ऑर्गन डेड हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। तो ये कितनी कितनी माइन्यूट सी चीज़ें हैं जहाँ पर हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाए कि इस सेल के अंदर भी कितनी सारे फंक्शन हो रहे हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसमें अभी अब बाकी बच गई है वो है साइटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म है वो पूरे के पूरे सेल के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में ये फैला हुआ है। जैसे जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जेली लाइक कोई फ्लूइड होता है, वो इस पूरे की पूरी सेल में वो फैला हुआ है। इसका नाम हम लिख देंगे साइटोप्लाज्म, लेकिन पहले इसको पूरा सा फिल कर दें। अब आप ध्यान दें कि मैं साइटोप्लाज्म लिख किसको रहा हूँ, बस इतना याद रखें। यहाँ लिख देते हैं साइटोप्लाज्म। इस तरह से हमने मैक्सिमम सेल के अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के कंपोनेंट होते हैं, उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो बने रहिए स्लाइसिंग साइंस के साथ। थैंक यू।